नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेम के सेकंड पेपर के अंतर्गत अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मंदबुद्धि और पिछड़े बालक के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये मंदबुद्धि और पिछड़े बालक हम किसको कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और कक्षा कक्ष या विद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हम किस आधार पर करेंगे और मंदबुद्धि या पिछड़े बालक की शिक्षा व्यवस्था कैसे की जाएगी। इन बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे और इस क्रम में अब सीधे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा नाम से ही क्लियर है, जिसे हम आप मंदबुद्धि बालक, तो मंदबुद्धि बालक का जो तात्पर्य होता है, मंदबुद्धि बालक से आशय है उन बालकों से, यह उन बालकों से है जिनकी मानसिक योग्यता, जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है, सामान्य बालकों से कम होती है। तो मंदबुद्धि बालक की हम पहचान कैसे करते हैं? तो मंदबुद्धि बालक की पहचान के बारे में हम आप जानते हैं कि जो मानसिक मंदता या मंदबुद्धि को हम कहें मंदबुद्धि या मानसिक मंदता को विभिन्न बुद्धि परीक्षणों, विभिन्न बुद्धि परीक्षणों एवं बालकों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, एवं बालकों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर परिभाषित करते हैं। अर्थात हम कैसे जानेंगे कि वह बालक मंदबुद्धि है या मानसिक मंदता से ग्रस्त है? तो उसे हम विभिन्न बुद्धि परीक्षणों और बालकों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, उसे परिभाषित करते हैं। और जिन बालकों की बुद्धि, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 80 या 85 से कम होती है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 80 या 85 से कम होती है, उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। अर्थात बुद्धि लब्धि, यहाँ शब्द फिर आ रहा है बुद्धि लब्धि, तो हम लोग जानते हैं बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट कोशेंट अर्थात IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाई 100। ये हम लोग विशिष्ट बालक और प्रतिभाशाली बालक के खंड में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ IQ का मतलब है बुद्धि लब्धि, MA का मतलब है मेंटल एज अर्थात मानसिक आयु, और CA का मतलब है क्रॉनिकल तिथिक आयु या दैहिक आयु, और इनके अनुपात के दशमलव को खत्म करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब मंदबुद्धि बालक के संबंध में अमेरिकन एसोसिएशन ने अपने विचार दिए हैं। किसने? अमेरिकन एसोसिएशन ने अपने विचार दिए हैं कि मंदबुद्धि बालक या मानसिक रूप से पिछड़े बालक को हम कैसे
पहचानेंगे या हम कैसे जानेंगे या उसका आशय क्या होता है। तो अमेरिकन एसोसिएशन ने कहा कि मानसिक पिछड़ेपन से तात्पर्य, उन्होंने जो विचार दिया कि मानसिक पिछड़ेपन से तात्पर्य सार्थक रूप में तात्पर्य सार्थक रूप में औसत से कम, सार्थक रूप में औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्य परकता से है। औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्य परकता से है, बौद्धिक कार्य परकता से है। अर्थात सार्थक रूप में जो एक औसत बौद्धिक कार्य है उससे भी कम जो होता है वह मानसिक पिछड़ेपन को परिलक्षित करता है। और जो अनुकूलन व्यवहार में कमी, जो अनुकूलन व्यवहार में कमी के सहगामी के रूप में विद्यमान होती है, के सहगामी के रूप में विद्यमान होती है। और विकासात्मक अवस्था में परिलक्षित होती है। किसमें? विकासात्मक अवस्था में परिलक्षित होती है। तो ये अमेरिकन एसोसिएशन ने अपना विचार दिया मानसिक मंदता या मानसिक पिछड़ेपन का, और उसमें उसने यह बताया कि जो हमारी स्थिति है, जैसे मानसिक पिछड़ेपन से तात्पर्य क्या है? सार्थक रूप में औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्य परकता, जो अनुकूलन व्यवहार में कमी के सहगामी के रूप में विद्यमान होती है और विकासात्मक अवस्था में परिलक्षित होती है। अब इसके साथ साथ फिर हम मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं। तो मंदबुद्धि बालक की विशेषताओं में जब हम बात करते हैं तो इसमें जो निकल के आता है कि नवीन परिस्थितियों में प्रस्तुत करने में, यानी कोई भी बात जो बच्चे सीखे हैं, अर्थात कोई भी सीखी हुई बात वह नवीन परिस्थिति में प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस करते हैं। नवीन परिस्थिति में प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका आशय यह है कि कोई भी बात उन्हें सिखाई गई है और जब कोई नवीन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस नवीन परिस्थिति में वह उस सीखी हुई बात को कार्यान्वित करने या उसे प्रस्तुत करने में उन कठिनाई को महसूस करते हैं या कठिनाई का आभास होता है, और वह केवल अपनी आवश्यकताओं की चिंता करते हैं। ये जो बालक है मंदबुद्धि केवल अपनी आवश्यकताओं की चिंता करते हैं। आवश्यकताओं की चिंता कहने का आशय यह है कि ऐसे बालक अन्य व्यक्तियों या परिजनों की जरा भी चिंता नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के प्रति वो क्या होते हैं? अपनी आवश्यकताओं के प्रति वो चिंतित होते हैं। वहीं इसकी और विशेषता आत्मविश्वास की कमी होती है। इस तरह के बालक में आत्मविश्वास
की कमी होती है और सीखने की गति मंद होती है। इस तरह के बालकों में क्या होता है, सीखने की गति मंद होती है या धीमी होती है। जटिल परिस्थितियों के अनुकूलित होने में या उसे सीखने में ये असफल रहते हैं। किसी भी जटिल परिस्थिति में सीखने में असफल होते हैं और कार्य व कारण के संबंध में अजीबोगरीब धारणाएं बना लेते हैं। मंदबुद्धि बालक जो कार्य कारण का संबंध होता है, कार्य कारण संबंध के विषय में ये अजीबोगरीब धारणाएं बना लेते हैं, अजीबोगरीब धारणा निर्माण कर लेते हैं। तो मंदबुद्धि बालकों की बात करते हैं तो ऐसे बालक एक ही प्रकार के विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार को संपादित करते हैं। ये बालक पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी या संवेगात्मक समायोजन प्रायः संतोषजनक नहीं होता। तो ये हमारा था मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं। अब यहाँ पर इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? जब मंदबुद्धि बालकों की पहचान की बात आती है तो इनकी पहचान, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम विधिवत अवलोकन दो तरह से करते हैं। एक की बात हम करते हैं विधिवत अवलोकन के माध्यम से और दूसरा हम बात करते हैं प्रमापीकृत विधियों के माध्यम से। प्रमापीकृत विधियों द्वारा। तो जब हम विधिवत अवलोकन की बात करते हैं तो इसमें हम अध्यापक, सहपाठी, परिवारजन, इष्ट मित्र, इसके अंतर्गत हम विभिन्न रूपों में सबसे पहले शिक्षक, परिवार या परिवार के जो सदस्य हैं, परिवारीजन, उसके इष्ट मित्र जो भी हैं, उसकी मित्र मंडली है, उसके जो सहपाठी हैं, इनके विचारों पर या इनके अवलोकनोपरांत जो तथ्य निकल कर आता है उस पर हम पहचान करते हैं। और प्रमापीकृत विधियों में हम बालकों की बुद्धि परीक्षण, अब वह बुद्धि परीक्षण सामूहिक हो सकता है या व्यक्तिगत हो सकता है। दोनों रूपों में हम बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। बालकों की संप्राप्ति परीक्षण के आधार पर जो प्रमापीकृत विधि का हम प्रयोग करते हैं, संप्राप्ति परीक्षण कर सकते हैं, या हम विभिन्न अन्य रूपों में मंद बुद्धि या मानसिक मंदता के कारणों का और उनके प्रकार का, या यूं कह दे मानसिक मंद या मंद बुद्धि बालकों की पहचान करते हैं। अब हम पहचान कर लेने के बाद आता है कि शिक्षा व्यवस्था, यानी जो मंद बुद्धि बालक हैं, तो मंद बुद्धि बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मंद बुद्धि बालक की शिक्षा के संबंध में जब हम बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि मंद बुद्धि बालक जो होंगे उनकी शिक्षा में हम विभिन्न यानी विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों को लेके आएंगे और सामान्य जो भारतवर्ष में खासतौर पर अपने यहाँ जो शैक्षिक व्यवस्था है उसमें विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों का अभाव सा है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनेक सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता होती है। तो उन सब के लिए हम जो देखते हैं तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य, हमें सबसे पहले जो देखना है वह क्या है, शिक्षा का उद्देश्य। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का उद्देश्य उनके दैनिक जीवन में आने वाली जो व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उन्हें सहायक हो या पूर्ति करने के लिए उन्हें तैयार करना। और
इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति, क्योंकि मंद बुद्धि बालकों में हमें दोनों चीजों को देखना है, इसको शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के आधार पर, यानी जिसमें उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति किया जा सके, उनकी स्वस्थ आदतों का निर्माण किया जा सके, सुरक्षा भावना और प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ मनोरंजन की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा की व्यवस्था और उद्देश्य को निर्धारित किया जाना चाहिए। स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण। फिर दूसरा हम कहते हैं कि स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण। तो स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि मंद बुद्धि बालक स्वयं अपनी देखभाल कर सके, उन्हें इस प्रकार इसके लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। फिर तीसरा बिंदु हम लेके चलते हैं सामाजिक परीक्षण, यानी इस तरह के बालकों को सामाजिक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सामाजिक प्रशिक्षण की आवश्यकता कि उचित ढंग से सामाजिक व्यवहार करने के लिए वह तैयार हो सके, या हम ये कह दें कि मंद बुद्धि बालकों को उचित ढंग से सामाजिक व्यवहार करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वह सामूहिक कार्य, खेल, सामाजिक शिष्टाचार आदि के प्रशिक्षण देने के साथ साथ हम मंद बुद्धि बालक जितने भी हैं उनको विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, या उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक प्रशिक्षण। और फिर अगला खंड आता है आर्थिक प्रशिक्षण। किसी को भी जीवन यापन करने के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, तो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु हमें ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कि मंद बुद्धि बालक जो हैं वे अपने जीवन यापन के लिए अपना न्यूनतम धनार्जन करने में समर्थ हो सके, अर्थात छोटे मोटे घरेलू कार्य, हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण देकर हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं। और इन सब के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? विशिष्ट कक्षा। तो इन विशिष्ट कक्षाओं में मंद बुद्धि बालक चूंकि अपनी सीमाओं के कारण वह सामान्य कक्षाओं से पूर्ण लाभ नहीं ले पाते, इसलिए उनके लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की कक्षा कक्ष होनी चाहिए। तो ये हमारा मंद बुद्धि बालक का था। अब हम बात करेंगे दूसरा, पिछड़े बालक। कि पिछड़े बालक हम किसे कहते हैं, या पिछड़े बालक को हम किस रूप में जानते हैं। तो यहां पर भी पिछड़े बालक से आशय उन बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में, ये वो बालक हैं जो शिक्षा प्राप्त करने में क्या होते हैं, सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। अब यहां जो बालक अपनी कक्षा के अन्य बालकों से अध्ययन की दृष्टि में पिछड़ जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम पिछड़े बालक कहते हैं। तो पिछड़े बालकों में मंद बुद्धि का होना आवश्यक नहीं, औसत बुद्धि या तीव्र बुद्धि का बालक भी पिछड़ा हो सकता है। यहां ये भी संकल्पना आपकी स्पष्ट होनी चाहिए कि इसमें मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं। कहीं कहीं पिछड़े बालक को मंद बुद्धि में ही हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि औसत बुद्धि और तीव्र बुद्धि का बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है। औसत बुद्धि एवं तीव्र बुद्धि का बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है। तो यहां हम देखते हैं कि
यदि कक्षा के औसत छात्रों से शैक्षिक दृष्टि से कम, तो वो पिछड़े बालक। और पिछड़ेपन के अनेक कारण हो सकते हैं। यहां हम लोग ये जान लें कि जो ये पिछड़ापन की बात हम करते हैं, यह पिछड़ापन के अनेक कारण हो सकते हैं। पिछड़ेपन के जो कारण हैं, उनमें से कुछ कारणों की बात हम करते हैं कि उसके अनेक कारण बन सकते हैं। जैसे शारीरिक कारणों, भाई इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है? शारीरिक कारण। हो सकता है कि शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक अपरिपक्वता आदि के कारण भी वो पिछड़ जाता है। परिवार की स्थिति, जो पारिवारिक वातावरण है, पारिवारिक वातावरण भी इसके लिए उत्तरदायी होता है, इसका कारण बनता है। या पारिवारिक कलह जो होती है, जिसे हम आप कहते हैं कि परिवार में बहुत सारे अंतर्द्वंद हैं, बहुत सारे विरोधाभास हैं, तो पारिवारिक कलह जो है वो भी इसके पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। अशिक्षा भी पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। अशिक्षा को भी हम पिछड़ेपन के कारण में जोड़ सकते हैं। निर्देशन का अभाव, शिक्षक का अभाव, यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पिछड़ेपन को प्रायः शैक्षिक लब्धि के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। जो पिछड़ापन है, पिछड़ेपन को शैक्षिक लब्धि के द्वारा, जिसे हम EQ अर्थात इसे एजुकेशनल कोएफिशिएंट की बात हम करते हैं, EQ शैक्षिक लब्धि द्वारा व्यक्त करते हैं। यहां शैक्षिक लब्धि का सूत्र भी होता है कि शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु, एजुकेशनल एज, बटे दैहिक आयु या तिथिक आयु गुणे 100। तो ये हमारा शैक्षिक लब्धि, इसी को शॉर्ट में हम कह सकते हैं EQ इज इक्वल टू एजुकेशनल एज अर्थात EA अपान CA क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब जब हम बात करते हैं तो पिछड़ेपन की, तो बर्ट महोदय के अनुसार, बर्ट महोदय ने कहा कि जिस बालक की शैक्षिक लब्धि, जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें पिछड़ा बालक कहा जाता है। तो एक प्रश्न आपका यहां से बनता है, पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? जिसकी शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है, उन्हें पिछड़ा बालक कहा जाता है। तो पिछड़े बालक की यह परिभाषा लगभग सभी विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है। अब बात आती है पिछड़े बालक की विशेषताएं। पिछड़े बालक की विशेषताएं, तो पिछड़े बालक की विशेषताओं में एक तो इसका गुण बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे बालकों में सीखने की गति धीमी होती है। ऐसे बालकों में सीखने की गति धीमी होती है। दूसरी विशेषता इसकी जो कि शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षा उपलब्धि उनकी बुद्धि की तुलना में कम होती है। जो शैक्षिक उपलब्धि है, इस तरह के बालकों की शैक्षिक
उपलब्धि उनकी बुद्धि की तुलना में कम होता है। उनकी अर्थात वह बालक बुद्धि तो ज्यादा है मगर शैक्षिक उपलब्धि कम है, तो बुद्धि की तुलना में कम होता है। अगली विशेषता हम लेके चलते हैं कि कक्षा कार्य और गृह कार्य करने में असमर्थ होता है। कक्षा कार्य व गृह कार्य करने में असमर्थता प्रदर्शित होती है। वहीं जब हम बात करें किसकी, कि जीवन के प्रति निराशा रहती है, इनमें जीवन के प्रति निराशा होती है और मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखाई देते हैं। पिछड़े बालक देखा जाए तो मानसिक रूप से क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं और असमायोजित व्यवहार करते हैं। इनके द्वारा जो व्यवहार परिलक्षित होता है वह असमायोजित व्यवहार के रूप में दिखाई देता है। ये जो बालक हैं, पिछड़े बालक, अब इनकी शिक्षा व्यवस्था की बात हम करते हैं कि जो पिछड़े बालक हैं, पिछड़े बालक की शिक्षा तो पिछड़े बालक की शिक्षा में सबसे पहले अभिभावक और अध्यापक को इनके शारीरिक दोष और रोग का उपचार करना चाहिए। यानी पिछड़े बालक के जो शारीरिक दोष हैं या रोग हैं उनका निवारण करना चाहिए, अर्थात उन्हें दूर करना चाहिए। निर्धन परिवार के बच्चों को, जो निर्धन बच्चे हैं, निर्धन परिवार के बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए, निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात निःशुल्क शिक्षा, सामग्री, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। पारिवारिक वातावरण में सुधार, यहाँ एक प्रमुख कारण होता है पारिवारिक वातावरण, तो इसमें पारिवारिक वातावरण में सुधार की आवश्यकता होती है, तो उसमें सुधार करना चाहिए। और विशेष शिक्षण विधि के द्वारा इन्हें, इस तरह के बच्चों को विशेष शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए और इनके लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम आप टीएलएम या एसएलएम कहते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का, ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं उनका उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे बालकों की कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें छात्र कम संख्या में हो, यानी यहाँ इनके लिए भी एक विशेष कक्ष की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके साथ साथ अध्यापक और अभिभावक दोनों को, किसे, जो शिक्षक हैं या अभिभावक हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। वो व्यक्तिगत रूप से पिछड़े बालकों पर ध्यान दें और श्रेष्ठ और विशेष प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। श्रेष्ठ व विशेष प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता। तो अगर इन शिक्षा में बिंदुओं का ध्यान रख दिया जाए तो स्वाभाविक है कि पिछड़े बालक भी सामान्य धारा में आ सकते हैं और सामान्य बच्चों की तरह वह कक्ष में समायोजित हो सकते हैं। दोस्तों, आज के खंड में मंदबुद्धि और पिछड़े बालक के क्रम में हम लोगों ने बात किया और फिर नेक्स्ट टर्न पे हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार,
वंदे मातरम।